एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था, जो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी पत्नी का और अपना गुजारा किया करता था। राधा अपने पति रामलाल से बोलती है, हमारे हालात कब तक ऐसे रहेंगे? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहां पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो राधा, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात दूसरों के खेतों में कितनी जी तोड़ मेहनत करता रहता हूँ। एक ना एक दिन हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा। आप कब तक ऐसे ही दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर के भोजन तो मिल सके। राधा, मैं आज दूसरे काम की तलाश करता हूँ। पहले वह गांव के किराना दुकान पर गया। भैया, तुम्हें अंकगणित आता है? पहले इस हिसाब को सुलझाओ। अगर 1 किलो चीनी 40 रुपए की है और तुमने आधा किलो खरीदा तो कितने रुपए देने होंगे? रामलाल ने कुछ देर सोचकर कहा, 20 रुपए। गलत। आधा किलो मतलब 20 रुपए, लेकिन प्लास्टिक का थैला 2 रुपए, कैरी बैग 5 रुपए और दुकान का किराया 3 रुपए, कुल मिलाकर 30 रुपए। रामलाल हैरान रह गया। अरे भैया, ये तो कोई नया गणित है। इसके बाद वह एक चाय की दुकान पर गया। तुम्हें चाय बनानी आती है? हाँ भैया, आती तो है। ठीक है, एक टेस्ट के तौर पर चाय बनाओ। रामलाल ने चाय बनाई। चाय वाला चाय पीकर बोला, ये क्या बनाया है? ये तो नमकीन चाय है। अरे, शायद मैंने शक्कर की जगह नमक डाल दिया। आखिरकार थक हार कर रामलाल गांव की सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच थोड़ा भला व्यक्ति था। रामलाल, मैंने तुम्हें दूसरों के खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है। मुझे तुम्हारे ही जैसा मेहनती व्यक्ति चाहिए। भाई, समझ लो कि तुम्हारे अब बुरे दिन खत्म हुए। आज से तुम मेरे खेतों में काम करोगे, ठीक है? एक दिन रामलाल काम करते करते थक गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। रामलाल ने हरिया के ढाबा का काफी नाम सुन रखा था। रामलाल हरिया के ढाबे पर पहुंच गया। भैया, जल्दी से गर्मा गर्म दाल, रोटी और चावल लगा दो। और बहुत जोरों की भूख लगी है भैया। अरे, दाल में तो बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और साथ में देसी घी की रोटियां भी हैं। आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। कुछ ही देर में रामलाल सारी प्लेट साफ कर गया और बंटी से बोला, अब कितने पैसे हुए? भैया, आपने दाल, रोटी और चावल खाए हैं, कुल मिलाकर आपके पैसे हुए 500। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, खाने के पैसे मांग रहा हूँ। अरे, ये ढाबा है या 5 स्टार होटल? इतना महंगा तो खाना शहर के रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मिलता। मैं तो समझ रहा था कि इस ढाबे में खाना और ढाबे की तरह मिलता होगा। और वैसे भी दाल, रोटी, चावल की कीमत तो ज्यादा से ज्यादा 50 होगी। हर ढाबे पर तो यही रेट चल रहा है। ओह, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। जानते भी हो, ये ढाबा किसी ऐरे गैरे का नहीं है, हरिया भाई का है। अरे, हरिया भाई के ढाबे का खाना खाने तो दूर दूर से बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं। और जब तुम्हारी इस ढाबे में आने की औकात नहीं थी तो फिर यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आए? सीधी तरह से 500 रुपए दे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 500 रुपए तो मैं महीने में कमा पाता हूँ, तो तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगा? बंटी अपने मालिक हरिया को आवाज देते हुए बोला, हरिया भाई, इस व्यक्ति ने पेट भर के भोजन किया है, लेकिन ये अब पैसे नहीं दे रहा। हरिया क्रोधित होकर रामलाल के पास आकर बोला, क्यों रे? जब जेब में पैसे नहीं थे तो फिर खाने के लिए यहाँ क्यों आ गया? यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता, पैसों का मिलता है। चल पैसे निकाल। मुझे क्या पता था कि आपके ढाबे का खाना इतना महंगा मिलता है। मैं तो इस ढाबे को भी और ढाबों की तरह समझ रहा था। तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। तुम्हें यहाँ आने से पहले मेरे बारे में लोगों से पूछ लेना चाहिए था। अब सीधी तरह से अपनी जेब से 500 निकालकर काउंटर पर रख दे, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। देखिए,
मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। आप ये 100 रख लीजिए और मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे झुका दूंगा। अबे मैं यहाँ मुफ्त का खाना खिलाने थोड़े ना बैठा हूँ। इतना कहकर हरिया ने रामलाल को जोरदार धक्का दे दिया। ये तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अबे बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और तेरे जैसे गरीब इंसानों की इज्जत तो होनी भी नहीं चाहिए। समझा क्या बात? तभी हरिया का दोस्त मगन वहां आता है। हरिया भाई, मैं तो तुम्हारे ढाबे का खाना खाने के लिए आया था, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इस आदमी ने पेट भरकर खाना खाया, पैसे देने के नाम पर बोल रहा है कि इसकी जेब में पैसे नहीं है। ऐसे आदमियों से बात नहीं की जाती। हरिया भाई, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। तुझे मैंने अपने ढाबे के गंदे बर्तन साफ नहीं करवाए, क्योंकि तेरे जैसे भिखारी के हाथ मेरे ढाबे के गंदे बर्तनों से भी ज्यादा गंदे हैं। इसलिए आज के बाद कभी मेरे ढाबे के आसपास नजर भी मत आना। चल निकल यहां से। तुमने बहुत बढ़िया किया हरिया भाई, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। रामलाल वहां से रोता हुआ अपने घर की ओर चला गया। घर पर जाकर रामलाल की हालत देखकर उसकी पत्नी राधा बहुत भावुक हो गई। आपको क्या जरूरत थी उस ढाबे पर खाना खाने की? मुझे क्या पता था कि उनके ढाबे का खाना इतना महंगा होगा। हरिया और मगन ने मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया। वहां पर गांव के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। अरे सत्यानाश उन गांव वालों का जो आपको मार खाते हुए देख रहे थे। उनमें से किसी से भी इतना नहीं हुआ कि आपको पिटने से बचा लेते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी शिकायत सरपंच से जरूर करूंगी। तुम सही कहती हो राधा, मैं मगन और हरिया को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन रामलाल अपनी पत्नी राधा के साथ सरपंच के घर पर चला गया और सारी घटना सरपंच को बता दी। राधा, इसमें दोष हरिया और मगन का नहीं है, इसमें दोष तो तुम्हारे पति रामलाल का है। सारा गांव जानता है कि हरिया बहुत ही बड़ा लालची इंसान है। उसके ढाबे पर कोई पानी की बोतल खरीदने भी आता है तो उससे 10 रुपए की पानी की बोतल 30 रुपए में देता है। वो बहुत ही लालची किस्म का आदमी है और उसके ढाबे का खाना औरों के खानों से अधिक महंगा है। जब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं थे तो इसे क्या जरूरत थी ढाबे पर खाना खाने की? ये क्या सरपंच जी, आप भी मगन और हरिया की तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रहा हूँ राधा, जो सच है उसका साथ दे रहा हूँ। अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो क्या वहाँ मेरे पति को कुछ समय की मोहलत नहीं दे सकते थे? उन्हें पीटने का अधिकार किसने दिया? ये बहुत गलत किया हरिया ने, लेकिन तू चिंता मत कर राधा, इस बारे में मैं हरिया से जरूर बात करूंगा। वे दोनों सरपंच से बात करके अपने घर आ जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि सरपंच कुछ करेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा था राधा कि सरपंच मगन और हरिया के पक्ष में बोल रहा था। लेकिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा राधा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हरिया धनवान है और उसके गांव में अच्छी जान पहचान भी है, और आपकी पहचान गांव में सिर्फ एक मजदूर की है। और हम दोनों के पास तो खुद की खेती भी नहीं है। हम दोनों तो खुद दूसरों के खेतों पर काम करके अपना पेट पालते हैं। जो भी हो राधा, अब मैं गरीब हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप हो जाऊं। आज अगर मैं चुप हो गया और मैंने कुछ नहीं किया तो गरीबों के मुंह पर एक तमाचा होगा। मैं मगन और हरिया को दिखा दूंगा कि अगर गरीब अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। इतना कहकर रामलाल क्रोधित होकर घर से निकल गया। इधर सरपंच हरिया के ढाबे पर पहुंचकर बोला, तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही हैं हरिया। कल तुमने रामलाल को बुरी तरह से पीटा था ना, वो अपनी पत्नी राधा के साथ तुम्हारी शिकायत लेकर आया था मेरे पास। अरे तो उसने पिटने वाले काम भी किए थे सरपंच जी। आप ही बताइए, मेरे ढाबे पर आकर अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां तो बड़े चाव से खाई,
और जब पैसे देने का नंबर आया तो अंगूठा दिखाने लगा। जो भी हो हरिया, लेकिन तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था। और तुम्हारे ढाबे पर सिर्फ रामलाल ही नहीं, बल्कि और भी न जाने कितने लोग आए दिन पिट कर जाते हैं। तुम्हारा ये दुर्व्यवहार कहीं किसी दिन तुम्हारे ऊपर भारी न पड़ जाए। आपके होते हुए मेरे दोस्त हरिया पर कोई माई का लाल हाथ लगाने की हिम्मत करेगा सरपंच जी? और फिर मत भूलिए कि हरिया का दोस्त मैं भी हूं। मेरे होते हुए गांव में किसकी हिम्मत जो हरिया के खिलाफ आवाज उठा सके? इसी बात का तो डर है मगन कि तुम हरिया के दोस्त हो। अब ये सब बातें छोड़िए सरपंच जी। मैं आपको अपने ढाबे पर मुफ्त खाना इसलिए नहीं खिलाता कि आप गांव वालों की शिकायत लेकर मेरे ही पास आए। देखो हरिया, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूं। तुम क्यों नहीं समझते कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। कहीं किसी दिन किसी ने तुम्हारे गरीबों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर अपलोड कर दिया तो लेने के देने पड़ जाए और तुम्हारे साथ मैं भी बदनाम हो जाऊंगा। फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर सरपंच वहां से चला गया। राधा रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी। आधी रात होने को आई थी, मगर रामलाल अपने घर नहीं आया था। रामलाल रात में जंगल के एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। काफी देर हो गई है, तुम्हें यहाँ पर बैठे हुए पिछले 6 घंटे से देख रहा हूँ कि तुम इसी पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठे हुए हो। कौन है आप और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि कौन हो तुम और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब बाद में समझना। तुम्हारा चेहरा देखकर साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम बहुत भूखे हो। इतना कहकर उस नौजवान ने एक थाली रामलाल के सामने रख दी। रामलाल ने देखा कि उस थाली में सब उसकी ही पसंद के व्यंजन रखे हुए थे। सोचो मत, खाना शुरू कर दो। रामलाल को सच में बहुत भूख लगी थी। रामलाल खाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ याद आ गया। नहीं चाहिए भाई, मैं घर पर जाकर अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ ही खाना खाऊंगा। मुझे अच्छा खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा ये खाना खाऊंगा। तुम मुझसे पैसे मांगोगे और वो मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। नहीं भाई, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। तुम पहले आराम से खाना खाओ और फिर मुझे बताओ कि तुम किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। खाने के बाद रामलाल उस व्यक्ति को अपने साथ हुए अत्याचार की सारी घटना बताने लगा। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? मैं जंगल में हूँ। उस भूतिया जंगल में हो, जिसे भूतिया जंगल के नाम से बुलाया जाता है, जहां पर लोग दिन में भी आने से डरते हैं। भाई डरो मत, हम कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं है। उस व्यक्ति की बात सुनकर रामलाल के चेहरे पर डर झलक लगा। अचानक उसे याद आया कि वह गुस्से में इतनी दूर पैदल चलता हुआ यहाँ तक आ गया था कि उसे अब याद भी नहीं रहा कि वह जंगल के अंदर भूतिया जंगल में पहुंच चुका था। डरो मत, हम कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं है। हम साधुओं की संतान हैं। इस जंगल में सिर्फ साधु और उनके परिवार ही रहते हैं। हम लोग बाहर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान ईश्वर की तरफ ही होता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं एक ऐसा ढाबा खोलना चाहता हूँ जहाँ पर हर गरीब सिर्फ 10 रुपए देकर अपना मनपसंद भोजन कर सके और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार ना किया जाए। तुम्हारे इरादे के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
वरना इस जंगल में इससे पहले भी कई लोग आए और अपने लालची पने का सबूत देकर मारे गए, लेकिन तुम पहले व्यक्ति हो जिसे गरीब की भूख की चिंता है। इतना कहकर साधु दुर्गा माता के रूप में बदल जाती हैं। दुर्गा माता ने अपना हाथ जैसे ही घुमाया, उनके हाथ में एक बड़ी सी थाली आ गई। उन्होंने वह थाली रामलाल को पकड़ा दी। ये जादुई थाली है, याद रखना, इस बारे में सिर्फ तुम अपनी पत्नी को बता सकते हो और किसी को नहीं। इस थाली के सामने खड़े होकर तुम जिस भोजन का नाम लोगे वो भोजन स्वयं अपने आप इस थाली में आ जाएगा। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने 10 रुपए से ज्यादा ग्राहकों से वसूले, उस दिन इस थाली का जादू समाप्त हो जाएगा। रामलाल ने घर जाकर राधा को सारी बात बताई। मैं तो अब तक यही समझती थी कि उस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। तुम नहीं, पूरा गांव यही समझता था। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ढाबा कहाँ खोलेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी रोटी नहीं है। जो थाली तुम लेकर आए हो, उस थाली में सिर्फ भोजन ही मिलेगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे ना। फिर हम ढाबा अपने ही घर पर खोलेंगे। राधा, इस तरह से इस थाली का रहस्य सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहेगा। अगले दिन रामलाल ने अपने घर को एक ढाबे में परिवर्तित कर दिया और जिस कमरे में वो लोग सोते थे, उस कमरे में थाली रख दी रामलाल ने। उस थाली के सामने खड़े होकर तरह तरह की व्यंजन के नाम लेने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में पूरा थाली व्यंजनों से भर गई। राधा ढाबे पर वो सारे व्यंजन लेकर बैठ गई। कुछ ही देर में वहां पर एक गरीब व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर ढाबा कब खुला भाई? आज ही खुला है। आपके ढाबे में खाने में क्या क्या मिलेगा? हमारे ढाबे में हर तरह के व्यंजन बनेंगे। आपको जो भी व्यंजन पसंद हो बता दीजिए, अभी गर्मा गर्म बनवा देते हैं। तो मुझे एक प्लेट दाल मखनी और मक्खन के साथ लगी हुई रोटियां लगा दीजिए। रामलाल ने वह व्यंजन व्यक्ति के सामने रख दिया। दाल मखनी खाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया। भाई वाह, मजा आ गया। दाल मखनी तो बहुत से ढाबों पर खाई, लेकिन इस ढाबे की तो बात ही कुछ अलग है। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। क्या सिर्फ 10 रुपए? हाँ, सिर्फ 10 रुपए। और तुम्हें और तुम्हारे परिवार का जब भी खाने का मन करे, चले आना यहाँ पर 10 रुपए में। आपका मनपसंद व्यंजन भोजन पेट भरकर एक थाली के रूप में मिलेगा। और हो सके तो अपने उन गरीब भाइयों को भी यहाँ पर लेकर आना जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। रामलाल की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश होता हुआ वहां से चला गया और उसने सारे गांव में रामलाल के ढाबे का ढिंडोरा पीट दिया। कुछ ही दिनों में रामलाल के ढाबे पर गांव वालों की भीड़ लगने लगी। रामलाल के ढाबे पर अब गरीब ही नहीं, बल्कि अब गांव का हर व्यक्ति जाकर भोजन करने लगा। रामलाल किसी को भी मना नहीं करता था। यह बात मगन और हरिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस रामलाल का कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे ढाबे में तो ताले लग जाएंगे। चिंता मत करो मगन, मैं आज ही पता लगाने का प्रयास करता हूँ कि रामलाल इतना धन कहाँ से लाया। उस दिन के बाद से हरिया रामलाल पर नजर रखने लगा, मगर काफी नजर रखने के बाद भी वह कुछ भी नहीं पता लगा पाया। 15 दिन से उसके पीछे हूँ मगन, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। चिंता मत कर, अब ये रामलाल खुद हमें बताएगा। एक दिन रामलाल किसी काम से बाजार जा रहा था कि मगन और हरिया ने उसे पकड़ लिया। तो तू हमारा ढाबा बंद करवाएगा? जो थाली हम 500 की बेचते हैं, तू सिर्फ 10 रुपए में बेचेगा बे? मगन भाई सही बोल रहा है। रामलाल सीधी तरह से बता दे कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों की शिकायत पुलिस वालों से करूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दो। मगन और हरिया रामलाल को बुरी तरीके से पीटने लगे। रामलाल उन दोनों से शारीरिक रूप से कमजोर था,
रामलाल ने दर्द से कराहते हुए सारी घटना मगन और हरिया को बता दी। चला, हमें भी उस जादुई थाली के पास ले चल। अगर इसके पास जादू की थाली है तो हम दोनों उस जादुई थाली से इतना धन मांगेंगे कि अपने 5 स्टार होटल इस गांव में खोल सकें। रामलाल मगन और हरिया को लेकर उसी कमरे में पहुंच गया। मगन और हरिया उस जादुई थाली से तरह तरह के आभूषण और पैसे मांगने लगे, मगर उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई। मगन भाई, लगता है ये थाली केवल भोजन ही देती है, तो फिर देसी घी की पुड़िया मांग कर देखो। तभी वहां पर राधा आ गई। मगन और हरिया रामलाल को धमकी देकर वहां से चले गए। रामलाल ने हमें बेवकूफ बनाया। सही कहते हो मगन भाई, लगता है उसने हमें चूना लगा दिया। रामलाल का ढाबा उसके बाद भी चल रहा था। मगन और हरिया की आर्थिक स्थिति अब दिन बदन कमजोर होती जा रही थी। हरिया भेष बदल बदल कर रामलाल पर नजर रखने लगा था और एक दिन उसने रामलाल को उसी जादुई थाली से भोजन मांगते देख लिया। अरे, ये तो वाकई जादू की थाली है। जरूर इसने उस दिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा किया होगा। हरिया रामलाल और राधा से नजर बचाकर उस गुप्त कमरे में घुस गया और थाली से रामलाल की ही तरह भोजन मांगने लगा, मगर उसे जादुई थाली में से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सीधे मगन के पास जाकर बोला, मगन भाई, रामलाल उस दिन सही बोल रहा था, वो थाली वाकई जादुई है। मेरी आंखों के सामने रामलाल ने उस जादुई थाली के सामने तरह तरह के व्यंजन के नाम लिए और उस थाली में वो ताजा ताजा व्यंजन अपने आप आ गए। क्या बकवास कर रहा है? उस दिन तो उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई थी। इसी बात को लेकर तो मैं हैरान हूँ। मुझे लगता है कि वो जादुई थाली सिर्फ रामलाल की ही बात मानती है। उस थाली की वजह से हमारा धंधा आज रोड पर आ गया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उस जादुई थाली में जहर मिला देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन वो दोनों रामलाल के ढाबे पर पहुंच गए, मगर तभी गांव का सरपंच पुलिस लेकर आ गया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? क्योंकि तुम दोनों रामलाल के ढाबे के ग्राहकों की प्लेट में जहर मिलाने की योजना बना रहे थे। तब मैंने तुम्हारी सारी बातें चुपके से सुन ली थी। अगर मैं आज यहां नहीं आता तो तुम दोनों आज बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठते। तुमने बहुत अच्छा काम किया सरपंच। मुझे माफ कर दो रामलाल, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। क्या मुझे तुम्हारे ढाबे पर कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं सरपंच जी, आप हमारे गांव के सरपंच हैं। आपके लिए तो मैं स्पेशल थाली बनवाऊंगा, मगर सिर्फ 10 रुपए में। रामलाल के पास आज भी वो जादुई थाली है और आज भी रामलाल 10 रुपए की ही थाली बेचता है। माताजी की कृपा से रामलाल का ढाबा आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है।